जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन जो है वो बढ़ गई है और उसके साथ ही दो देशों के नाम आपने खूब सुने होंगे, एक तुर्की और दूसरा अजरबैजान। अब तुर्की और उसका इतिहास तो मैं आपको बता चुका हूं, नहीं देखा है वीडियो तो ये रहा, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। खैर, अजरबैजान के बारे में अभी हम नहीं जानते, आखिर ये एक देश भारत से दुश्मनी क्यों ले रहा है, क्यों वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ईरान के पड़ोस में पड़ने वाला यह छोटा सा देश अजरबैजान, जहां कुछ सालों से काफी भारतीय भी घूमने जाते रहे हैं, वो भारत के खिलाफ क्यों है। भारत में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भले ही अजरबैजान के बारे में ना जानते हों, लेकिन उसके शहर बाकू के बारे में उन्होंने जरूर सुना होगा। खैर, तो इस देश को कौन सा कीड़ा काट गया जो उसने भारत के विरोध में जाकर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, जिसकी वजह से हाल ही में भारत के लोगों के बीच अजरबैजान को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर है। आपने बायकॉट तुर्की तो सुन ही लिया होगा, अब इंडियंस अजरबैजान को भी बायकॉट कर रहे हैं। कई ऑनलाइन ट्रैवल साइट्स के हिसाब से सिर्फ एक हफ्ते में अजरबैजान की बुकिंग 60% तक गिर गई है और सबसे बड़ी बात है कि टिकट कैंसिलेशन का रेट भी 250% से ज्यादा बढ़ गया है। कुछ ट्रैवल कंपनियों ने तो इन दोनों देशों के लिए अपनी फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग तक बंद कर दी है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर अजरबैजान ने ऐसा किया क्यों और भारत से उसका रिश्ता क्या रहा है। क्या वो हमेशा से भारत का विरोधी रहा है या हालात अभी हाल में बिगड़े हैं। असल में सच तो ये है कि अजरबैजान एक समय पर दुनिया का पहला इस्लामिक सेक्युलर देश था। लंबे समय तक सोवियत के कब्जे में रहने वाला ये देश जब आज़ाद हुआ तो उसने भारत के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाए थे, लेकिन आज तुर्की और पाकिस्तान के दबाव में आकर वो भारत के विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। यही बदली हुई तस्वीर आज भारत के लोगों को अजरबैजान से दूर कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम अजरबैजान के इतिहास को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पहलगाम अटैक में पाकिस्तान के साथ खड़ा है अजरबैजान। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक भारत और अजरबैजान के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे। भारत और अजरबैजान के बीच क्रूड ऑयल, एजुकेशन, संस्कृति और तकनीकी सहयोग जैसे कई सारी चीजों का एक्सचेंज होता था, लेकिन अजरबैजान ने इसे तुर्की और पाकिस्तान के नजरिए से देखा, उन देशों से जिसकी दोस्ती अजरबैजान के लिए आज ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। यही वजह है कि भारत में लोग इसे देश के विरोध के तौर पर देखते हैं। अजरबैजान का सपोर्ट पाकिस्तान क्यों करता है वो इसके इतिहास में छुपा हुआ है। एक किस्सा है जो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम जरा अजरबैजान के इतिहास को और उसके भूगोल को समझ लेते हैं। अजरबैजान एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है, यानी कि दो अलग अलग महाद्वीपों के बीच में पड़ने वाला देश। ये साउथ कॉकेशस माउंटेन रेंज में आता है। नॉर्थ में इसकी जो बॉर्डर है इसका वो रशिया से जुड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में इसका बॉर्डर जॉर्जिया से जुड़ता है, वेस्ट में आर्मेनिया और साउथ में ईरान से जुड़ता है, और वहीं ईस्टर्न बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है। इसकी राजधानी बाकू कैस्पियन सी के किनारे बसी हुई है। ये देश स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है क्योंकि ये यूरोप और सेंट्रल एशिया को जोड़ने का काम करता है। ये पूरा देश ऑयल और गैस रिसोर्सेज के लिए प्रसिद्ध है। यही नहीं, अजरबैजान को आग की धरती कहते हैं, क्योंकि बारिश हो या फिर बर्फबारी या फिर तेज हवाएं क्यों ना चल रही हो, यहाँ की आग नहीं बुझती। इसे आग की धरती का नाम देने की वजह रही है यहाँ नेचुरल गैसेस का भंडार। जिस हिस्से में गैस लीक होती है वहां अक्सर आग लग जाती है। खैर, इस इंपॉर्टेंट जगह के इतिहास को अगर देखें तो अजरबैजान की धरती एक समय में सभ्यताओं का संगम हुआ करती थी। आज जिसे हम अजरबैजान कहते हैं, वहाँ हजारों साल पहले कई प्राचीन जनजातियां बसी थी, जैसे कि कास्पियन या अल्बानियन ट्राइब्स। इन इलाकों में सबसे पहले जिस धर्म का जिक्र मिलता है वो है जरथुस्त्र धर्म। आग को पवित्र मानने वाला यह धर्म उस समय फारस और आसपास के क्षेत्रों में गहराई से फैला हुआ था। फारस यानी ईरान के आसपास का एरिया। अजरबैजान की राजधानी बाकू के पास आज भी आतिशगाह फायर टेम्पल इसकी गवाही देता है, जहां आज भी एंशिएंट फायर टेम्पल देखने को मिलता है। लंबे समय तक ये क्षेत्र फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहा, फिर इस पर अकेमेनिड और सैसनिड साम्राज्य ने राज किया। 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम का प्रसार बढ़ा, तब इस क्षेत्र पर अरबों ने हमला किया और इस पूरे एरिया को जीत लिया। एक टाइम पर यहाँ आग की पूजा होती थी, लेकिन जल्दी ही अजरबैजान में मस्जिदों का भी अस्तित्व देखने को मिलने लगा। 11वीं शताब्दी में इस एरिया पर सेल्जुक तुर्कों ने कब्जा कर लिया।
उनके आने से यहाँ ओगुस तुर्की लैंग्वेज और इस्लाम का प्रसार हुआ। फिर 16वीं सदी आते आते ईरान के सफाविद एम्पायर ने इस पूरी जगह को जीत लिया और 18वीं सदी तक यहाँ पर रूल किया। आज की डेट में यहाँ की 65% आबादी शिया मुसलमानों की है, जो इसी सफाविद एम्पायर की देन है। सफाविद शहंशाह इस्माइल प्रथम ने यहाँ बड़े पैमाने पर शिया धर्म को बढ़ावा दिया था। इससे पहले यहाँ की आबादी सुन्नी हुआ करती थी, लेकिन सफाविद साम्राज्य के चलते आज अजरबैजान को एक शिया देश के रूप में माना जाता है। अगर इस बदलाव को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वही टाइम था जब भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। भारत में जहां मुगलों ने एक मिक्स कल्चर को बढ़ावा दिया, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान और दोनों की भागीदारी थी, वहीं अजरबैजान में सफाविद एम्पायर के चलते शिया सुन्नी टकराव बढ़ने लगा था। सफाविद एम्पायर ने शिया सेक्ट को मजबूत किया और इसी ने आगे जाकर ऑटोमन एम्पायर से कई सारे युद्धों की नींव रखी। उधर जब 18वीं सदी में सफाविदों के नेता नादिर शाह की मृत्यु हुई तो अजरबैजान कई हिस्सों में बंट गया। अगर आप मैप देखो तो जैसे शिरवान, कराबाख, गंजा, यरविन ऐसे छोटे छोटे स्टेट यहाँ पर उस टाइम पर बन गए। अब दोस्तों, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो रशिया और ईरान के बीच भी कई जंगें हुई। इन जंगों के बीच में इस एरिया का बंटवारा किया गया। खास तौर पर गुलिस्तान की संधि और तुर्कमनचाय की संधि के तहत ईरान ने अजरबैजान के काफ़ी हिस्से छोड़ दिए, जैसे कि अजरबैजान की राजधानी बाकू, शिरवान, गांजा, नखीचवान और यरीवन। इन संधियों से अजरबैजान का नॉर्दर्न हिस्सा ऑफिशियली रशियन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा एरिया गढ़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो जब रशिया ने इस पर कब्जा किया तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, खास तौर पर ऑयल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया गया। बाकू शहर यहाँ की ऑयल सिटी बन गया। सिर्फ 100 सालों के अंदर और भी कई तेल के कुएं ढूंढे रशिया के जार साम्राज्य ने और बाकू शहर रशिया के लिए ब्लैक गोल्ड का सबसे बड़ा खजाना बन गया। इस तेल क्रांति ने अजरबैजान को ईरान, आर्मेनिया और रूस से आए हजारों मजदूरों और व्यापारियों का गढ़ बना दिया। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। 20वीं सदी की शुरुआत रशिया के लिए अच्छी नहीं थी। साल 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और रूस की हालत कमज़ोर हो रही थी। अपने ही देश में उसके विद्रोह हो रहे थे। इस बीच अजरबैजान को मौका मिला रशिया की गुलामी से आज़ाद होने का। इसी बीच साल 1917 में हो जाती है बोल्शेविक क्रांति और 28 मई 1918 को अजरबैजान ने खुद को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अभी तक दुनिया भर में मुस्लिम एम्पायर्स ही हुआ करते थे, लेकिन अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मुस्लिम बहुल देशों में पहला ऐसा देश था जिसने खुले तौर पर डेमोक्रेसी, वुमेन राइट्स और सेकुलरिज्म को अपनाया। फिर 1919 में वो पहला मुस्लिम देश बना जिसने महिलाओं को वोट देने का राइट दिया। वो भी तब जब फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे डेवलप्ड यूरोपियन देश भी ऐसा नहीं कर पाए थे। महिलाओं को संसद में जगह मिली और सत्ता को जनता के हाथों सौंपने की पहल हुई। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि जेंडर इक्वालिटी और नागरिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशनरी सोच का सबूत था। इसी के साथ दोस्तों, देश को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी काम किया गया। एजुकेशन सिस्टम में भी क्रांति हुई। धार्मिक शिक्षा की जगह विज्ञान, गणित, चिकित्सा और इतिहास को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार किया जिसमें प्रेस, धर्म और सिटीजन की इंडिपेंडेंस को गारंटी दी गई। संसद में मुस्लिमों के साथ साथ यहूदी, ईसाई और आर्मेनियन रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। उस दौर में ये नज़ीर न सिर्फ एक साहसी नज़ीर थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी था। लेकिन ये सब भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इसके 3 साल बाद यानी 1920 में सोवियत रशिया ने अजरबैजान पर हमला करके इसे अपने साम्यवादी साम्राज्य में मिला लिया। जो इसकी लोकतंत्र और सेकुलर पहचान थी वो बुरी तरह से कुचल दी गई। अजरबैजान, जो मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद बन सकता था, सोवियत तानाशाही की चपेट में आ गया। आज भी अजरबैजान के लोग 1918 में बने अपने पहले स्वतंत्र गणराज्य को गर्व से याद करते हैं। वहाँ की संसद, मीडिया और इतिहासकार ये मानते हैं कि उनके देश ने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम, मॉडर्निटी, वुमेन राइट्स और डेमोक्रेसी ये सब कुछ साथ चल सकते हैं। हालांकि फिर भी साल 1980 के आखिर में जाकर अजरबैजान को आज़ादी मिल गई। ये वो दौर था जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और कई देश आज़ाद हो गए थे जो सोवियत के कब्जे में थे। एक बार फिर अजरबैजान में नई और डेमोक्रेटिक सरकार बनी जो खुद को सेकुलर कहती थी, लेकिन इस बार उसने कोई एग्जाम्पल बनने की बजाय एक इकोनॉमिक पावर बनने पर ध्यान लगाया। उसने अपनी ऑयल और गैस की इंडस्ट्री को बड़ा बनाया। यही वजह है कि साल 1992 में भारत ने अजरबैजान से अपने ऑफिशियल रिश्ते जोड़े।
शुरुआती दौर में तेल, गैस और दवाओं के व्यापार ने दोनों देशों को करीब लाया। एक तरफ जहां अजरबैजान भारत को कच्चा तेल बेचता है, वहीं भारत अजरबैजान को फार्मास्यूटिकल, टेक्निकल सर्विस और आईटी सेक्टर की सर्विसेज देता है। आज बाकू जैसी सिटीज़ में इंडियन कल्चर की झलक भी साफ दिखाई देती है। यहाँ योगा क्लासेस होती हैं, बॉलीवुड नाइट्स होती हैं, इंडियन खाने के दीवाने हैं यहाँ पर लोग, और यहाँ तक कि हिंदी और संस्कृत तक पढ़ाई जाती है। मगर ये दोस्ती भी ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। ये दरार आती है नागोर्नो कराबाख विवाद के चलते। दरअसल बहुत समय से आर्मेनिया अजरबैजान का विवाद चल रहा है। अगर आप मैप पर देखो तो अजरबैजान के जस्ट बगल में ये देश जो है ये आर्मेनिया है। इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो कराबाख नाम की एक विवादित जमीन है, या यूं कहें कि एक शहर को लेकर कई सालों से लड़ाई चल रही है, बड़े हिस्से को लेकर। अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना मानता है, जबकि आर्मेनिया वहां की ईसाई आबादी के लिहाज से इसे अपना बताता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहां पर भी कश्मीर की तरह एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि लंबे टाइम से कंट्रोवर्शियल रही है। इसी मामले से हमारी कहानी के विलेन का जुड़ाव होता है। देखिए, पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं। ये दोनों ही देश खुलकर आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ देते हैं। तुर्की अजरबैजान का ब्रदर नेशन माना जाता है। यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का रिलीजन और यहाँ का कल्चर, जो विरासत है इसकी, ये इनको दोनों को बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। वहीं पाकिस्तान ने हमेशा ही अजरबैजान के कराबाख क्षेत्र में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन पर अजरबैजान को खुला सपोर्ट किया है। वहीं भारत का अगर स्टैंड देखें तो इस मामले में भारत खुले तौर पर आर्मेनिया के साथ खड़ा रहता है। भारत का कहना है कि इस मामले को दोनों लोग जल्दी से आपस में सुलझा ले, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन बैक चैनल से इंडिया ने आर्मेनिया को अपना सपोर्ट दिया हुआ है। यही नहीं, भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा आर्म्स यानी हथियारों का एक्सपोर्टर है। जाहिर है कि ये काउंटर बैलेंस करने की इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पॉलिसी थी, उसके चलते भारत ने खुलकर आर्मेनिया का साथ दिया और उसे हथियार भी बेचे। इस काम से अजरबैजान भड़क गया। ये भड़काव इतना बड़ा था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर भी अजरबैजान ने ऐतराज़ जताया और खुद को पाकिस्तान के साथ खड़ा किया। दोस्तों, यही वो कड़ी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अजरबैजान का सपोर्ट मिल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अजरबैजान भारत के लिए वाकई इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब है कि इंटरनेशनल पॉलिसी में कोई भी देश परमानेंट दोस्त नहीं होता, ना परमानेंट दुश्मन होता है। इसीलिए अजरबैजान आज जो भी कर रहा है, भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से उसको सुधारने की कोशिश कर सकती है। अजरबैजान भले ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन भारत को ये साबित करने की ज़रूरत है कि जिस देश को अजरबैजान सपोर्ट कर रहा है वो एक टेररिस्ट कंट्री है। और इंडिया ने इसको लेकर पहल भी शुरू कर दी है। अगर आपने देखा हो तो अभी हमारे यहाँ से एक पैनल जो है, डेलीगेशन, वो गया हुआ है। इससे भारत अपनी पोजीशन को मजबूती से भी रख पाएगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि ये देश न सिर्फ एनर्जी का सोर्स है, बल्कि कैस्पियन सी और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का गेटवे भी है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टेजेस पर भारत को अपनी अगर पकड़ बनानी है तो अजरबैजान जैसे देशों को एक साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए टूरिज्म का बायकॉट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भारत सरकार को सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। बाकी आपको इस मामले में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।